हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर पे। तो आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं एक रैपिड रिवीजन फॉर्म में, जो कि कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन। ओके, पूरे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर को हम हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं एंड इस क्लास को हम 30 मिनट से पहले खत्म कर देंगे। ओके, तो एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फसल। फसल किसे कहते हैं? फसलें वे पौधे होते हैं जिन्हें भोजन के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ओके, यानी कि क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रोन ए लार्ज स्केल फॉर फूड। यानी कि जो फसल है इसको हम बड़े पैमाने पे उगाते हैं, यानी कि लार्ज स्केल पे भोजन के लिए। ओके, तो एंड जो फसल होता है वो कितने टाइप्स के होता है? तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक खरीफ फसल एंड सेकेंड रबी फसल। ओके, रबी फसल। तो जो खरीफ फसल है ये वर्षा ऋतु यानी कि जून से सितंबर में जून में उगाया जाता है एंड सितंबर में काटा जाता है। एंड इसका जो उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, ये मुख्य फसल है खरीफ का। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो रबी फसलें। एंड देखो, जो खरीफ की फसल है तो उसे बुआई किस टाइप से हम लोग करते हैं? एक छिड़काव से, फिर बुआई करते हैं एंड ड्रिलिंग और रोपाई। तो देखो, जो रोपाई है वो हम धान को करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो बहुत सारे किसान होते हैं वो हाथ से कुछ पौधे को रोपते हैं, यानी कि वो धान रोपते हैं, वो हाथ से रोपते हैं, तो उसे हम रोपाई कहते हैं। एंड ड्रिलिंग यानी कि जो मशीन से जो होता है उससे रोपा जाता है, उसे ड्रिलिंग होता है। छिड़काव, जो कि बीजों को हाथ से खेतों में छींटना ही छिड़काव कहलाता है। ओके, एंड अब हम बात करें कि जो रबी फसल है ये कब उगाया जाता है। तो रबी की फसल सर्दियों में उगाया जाता है, जो कि अक्टूबर में उगाया जाता है एंड मार्च में काटा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल है? तो गेहूं हो गया, चना हो गया एंड मटर। ओके, गेहूं, चना, मटर। एंड अब एक और चीज, जो खरीफ की फसल है इसको मिट्टी इसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो जलोढ़ दोमट मिट्टी, यानी कि यहाँ पे है एलुवाइल लोम विद कैले सोइल अंडरनीथ। ओके, एंड जो क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप्स है वो राइस, मैज और सोयाबीन इसका इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, ये जो फसल है उगाए जाते हैं। आप ये मेथड जान गए, सोइंग मेथड से कौन कौन है? स्प्रेइंग, सोइंग, ड्रिलिंग एंड ट्रांसप्लेटिंग। एंड देखो, जो ये ट्रांसप्लेटिंग है यानी कि रोपाई, ये कैसे होता है? पहले हम बीजों को एक जगह रोप देते हैं। ओके, वहाँ पे कुछ बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, फिर वहाँ से हम जहाँ पे बड़े पैमाने पे रोपा जाता है वहाँ पे आके उसे रोप देते हैं, तो इसे हम रोपाई कहते हैं, यानी कि ट्रांसप्लेटिंग। ओके, एंड जो रबी की फसल है वो कब उगाया जाता है? विंटर सीजन में अक्टूबर में रोपा जाता है एंड मार्च में काटा जाता है। ये इसके कौन कौन से उदाहरण है? वेट, ग्राम एंड पीस। ओके, इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? चिकनी, एक सेकेंड, इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए चिकनी, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी, यानी कि क्ले, लोम और ब्लैक सोयल। बुआई के तरीके छिड़काव, बुआई, ड्रिलिंग, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, स्प्रेइंग, सोइंग और ड्रिलिंग। ओके, तो ये आप रबी फसल और खरीफ फसल यानी कि रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स आप समझ गए। यानी फसल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ये आप समझ गए कि किस प्रकार से इसे रोपा जाता है, काटा जाता है, किस मंथ में उगाया जाता है, कैसी मिट्टी चाहिए। ओके, एंड अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, ये आपके मन में होगा कि भैया ये तो पढ़ा दिए, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो, आपसे पूछेगा कि खरीफ की जो फसल है वो कब उगाई जाती है, यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स है वो कब उगाई जाती है। तो आप बोलेंगे वहाँ पे ऑप्शन ये भी रहेगा, वर्षा ऋतु रहेगा, या वहाँ पे मंथ दिया गया रहेगा, जून में, जुलाई में, या इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट इस टाइप से रहेंगे कि खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से है, उसमें धान दे देगा, मक्का दे देगा, या कुछ भी वेट दे देगा, मटर दे देगा, यानी कि पीस, ग्राम, ये सारी चीज़ें दे देगा एंड उसमें से एक को चुन के आपको लिखना है कि कौन सही है। ओके, एंड ये रैपिड रिवीजन फॉर्म है, सब चीज़ हम फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो इतना आप समझ गए। एंड अब बात करें कि भैया जब हम फसल तो उगा लिए, फसल हम जान गए कि कब कब किस मौसम में उगाए जाते हैं, अब इसको हम
रोपने के लिए क्या इसका कोई एक मेथड है, क्या एक प्रक्रिया प्रोसेस है? तो जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सोइल प्रिपरेशन। हम लोग सबसे पहले जब खेती की शुरुआत करते हैं, जब खेती करना स्टार्ट करते हैं, तो सोइल प्रिपरेशन यानी मिट्टी की तैयारी हम करते हैं। अब मिट्टी की तैयारी कैसी होगी, एंड हम लोग मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, यानी कि सोइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? द सोइल इज मेड लूज बाय प्लॉइंग एंड और टिलिंग, यानी कि ये हल चलाकर या जुताई करके। ओके, हल चलाकर और जुताई करके। हल आपने देखा होगा, इधर हल नहीं है, सॉरी। देखो, अगर हम आपके पास हल कुछ इस टाइप का रहता है, ये तो कुदाल है बट इस टाइप से एक हल रहता है। ओके, ये होए है, लेकिन यहाँ पे एक हल होता है जो कि सेम मतलब कि वो भी ऐसा ही रहता है। ओके, तो हल से या जुताई करके, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है नुकीला नुकीला, उससे जुताई किया जाता है ट्रैक्टर में लगा के। तो इसे एंड जो ये हम लोग सोयल प्रिपरेशन करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? जब हम सोयल को ढीला कर देंगे, यानी कि उसे लूज कर देंगे, तो क्या होगा? वो भुरभुरा बनेगा, भुरभुरा बनेगा। एंड जब भुरभुरा बनेगा तो उसमें जो भी हम बीज डालेंगे, तो पौधे का जो रूट होगा, जड़ होगा, वो पूरा नीचे तक जाएगा। ऐसे समझो, देखो ये मिट्टी हो गई, ये मिट्टी हो गई, यहाँ पे ढीला कर दिया, लूज कर दिया हम लोग। अब यहाँ पे जो हम लोग पौधे उगाएंगे, जो यहाँ पे पौधे उगाएंगे, वो अंदर तक उसकी जड़ें जाएंगी। अगर ये लूज रहेगी, अगर यही बज्जर यहाँ पे रहेगा, अंदर जाएगा? जल्दी नहीं जाएगा। जब हम वाटर डालेंगे यानी पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे, तो वो पानी भी आसानी से जाएगा जड़ तक। इसलिए हम लोग पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं। ओके, इसके लिए उपकरण जो है हम लोग सबसे पहले हल से करते हैं। ओके, हल से यानी कि लकड़ी का पशु द्वारा चलाया जाने वाला है, यानी कि वुडन एनिमल ड्रिवन एनिमल ड्रिवन। ओके, फिर खुरपी से हम लोग वीडिंग करते हैं, यानी कि निराई के लिए। कल्टीवेटर यानी कि ट्रैक्टर से चलने वाला, ये आप जानते हो। ये सारी उपकरण यूज होती है जो कि फसल उत्पादन करने में। ओके, अब बात करें कि सेकेंड प्रोसेस क्या है, तो बीज बोना यानी कि बुआई, यानी कि सोइंग। ओके, एंड जब हम बीज बोने से पहले एक और प्रोसेस करते हैं, बट यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। अब वो क्या है, तो देखो, जो सबसे पहले हम लोग हेल्दी सीड्स को फाइंड करते हैं। अब वो कैसे? ये आपका एक बर्तन हो गया। ओके, एक प्रोसेस बताता हूँ। ये आपका बर्तन हो गया। ओके, ये आपका बर्तन, यहाँ पे बहुत सारे वाटर्स है। अब हमने इसमें ये बीज हो गई, ये बीज हमने डाला ऊपर से। ओके, कुछ यहाँ नीचे आ गई, यहाँ सतह के पास, सरफेस पे, एंड कुछ ऊपर आ गए। अब इन दोनों में कौन हेल्दी है? इन दोनों में कौन हेल्दी है? तो नीचे वाला। क्योंकि देखो, अगर जो हेल्दी रहता है, जो एक मतलब कि उसमें जान रहती है, तो वो उसमें वजन रहेगा। जो खराब रहेगी उसमें वजन रहेगा? नहीं रहेगा। एक आप देखो, इसको हम समझा रहे हैं इसलिए ऐसा कि आपको समझ में आए। अब जल्दी जल्दी आपको समझाना है। अगर हम बात करें कि अच्छे से समझाते हुए चलना चाहिए, तो उसके लिए हम 1 साल पहले वैसा करना चाहिए। लेकिन अभी रैपिड रिवीजन यानी कि 7 फरवरी को एग्जाम है, 7-8, एंड अभी हम लोग जनवरी भी आ ही गया, इसलिए रैपिड रिवीजन हम लोग करा रहे हैं। ओके, फास्ट में। तो ये देखो, बीज जो है, बीज जो ऊपर वाला रहेगा वो खराब रहेगा, जो नीचे रहेगा वो एक सही बीज रहेगा, उचित बीज। जो किसान होते हैं वो सबसे पहले बीज को फाइंड करते हैं कि कौन सा बीज हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ है। ओके, जो नीचे रहेगा उसको लेकर वो रुपाई कर देते हैं, रोपते हैं, यानी कि सोइंग करते हैं। एंड जो ऊपर रहेगा उसे बीज देंगे, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं है। ओके, तो सेकेंड प्रोसेस एंड ये जो है सोइंग, तो बीजों को खेत में बोना सोइंग कहलाता है, यानी कि सोइंग सीड्स इन द फील्ड। अब इसमें क्या क्या है, जो पारंपरिक फनल आकार का यंत्र, जो ये इस टाइप का एक होता है, ये होए है, बट इससे हम कोर के मिट्टी को उसमें बीज डालते हैं। ये एक आप चीज़ याद रख लेना कि इससे हम मिट्टी में कोड़ते हैं एंड उसमें हम लोग सीड्स को डालते हैं। ओके, जो विलेज से है उनको ये सारी चीज़ों को समझने में दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि वो एक आपने सामने वैसा प्रोसेस होते हुए देखते हैं।
ओके। एंड जो एक आप सीड ड्रिल जो कि ट्रैक्टर से चलता है, सीड ड्रिल, वो इस टाइप का आपने देखा होगा। सीड ड्रिल यहाँ से मिट्टी कोड़ेगा एंड यहाँ से बीज नीचे जाएगा। ओके, नीचे बीज गिरते जाएगा मिट्टी में एंड यहाँ से कोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ेगा। ये आप इतना समझ गए। जो प्रोसेस फील्ड में डालना बीजों को, वो क्या कहलाएगा? सोइंग। ओके, ये जो हम लोग सोइंग क्या कहलाता है? सोइंग बीजों को खेत में बोना, सोइंग कहलाएगा। यानी कि सोइंग सीड्स इन द फील्ड। हम एक ये जो है सीड ड्रिल, इससे भी इसको भी हम यूज में लाते हैं एंड ये होई को भी यूज में लाते हैं। ये पारंपरिक तरीका है। आपको दिखाते हैं हम, वो इधर नहीं है। ओके, तो देखो बीज बोना भी आप समझ गए, यानी कि सेकेंड प्रोसेस भी आप अभी समझ चुके हो। बीज बोना, फिर से मिट्टी को तैयार करना। ओके, थर्ड प्रोसेस ये कहता है, जो थर्ड प्रोसेस है, अभी आप सेकेंड प्रोसेस समझ गए अच्छे से। सेकेंड प्रोसेस क्या है? बीज को बोना। थर्ड प्रोसेस क्या है? जो पोषक तत्वों की पूर्ति, यानी कि सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये आपने देखा होगा, खाद एक प्रकार का है ये। ओके, ये क्या है? उर्वरक है। जो ये खाद है वो कहाँ पे बनता है? वो खेतों में आसानी से बन जाता है। जो उर्वरक है वो कहाँ? बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनता है। ओके, इसको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। इसको हम अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, आपको बस अभी फोकस करना कहाँ पे है? यहाँ पे फोकस करना है। ओके, तो देखो, जब हम ये इस जो खाद है, इससे उपज अधिक नहीं होता है एंड इससे उपज अधिक होता है, तो किसान क्या करता है? ये उर्वरक को यूज में लाते हैं, उर्वरक को। एंड जब हम उर्वरक को यूज में लाते हैं तो क्या इससे मिट्टी को अच्छा फायदा होता है? नहीं, इससे किसान को फायदा होता है, मिट्टी को इससे फायदा नहीं होता है। अब वो कैसे? जब उससे फायदा नहीं होता तो किसान क्यों यूज में लाते हैं? ऐसा होगा आपके मन में। तो देखो, जो ये मैन्योर है, मैन्योर, ये एक प्राकृतिक रूप से बनता है। ओके, अब ये प्राकृतिक रूप से कैसे? जो गाय के गोबर से होता है, गोबर, फिर से बहुत सारे कचरे, फल फूल के जो छिलके होते हैं वो उनसे बनता है। ये सारी चीज़ें से मिलकर ये खाद बनता है। उर्वरक जो रसायनों से बनता है, बहुत सारे केमिकल से मिलाकर ये बनता है। ओके, उर्वरक जो है, यानी कि फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर जो है वो कैसे बनता है? बड़े बड़े फैक्ट्रियों में। इसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, लेकिन खाद को थोड़ा ले आने जाने में दिक्कतें होती है। बट सबसे यूजफुल ये होता है। भले ही उपज कम होता है लेकिन मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो बनाए रखता है। अब वो कैसे? देखो, मिट्टी को सबसे पहले क्या चाहिए? ह्यूमस। ह्यूमस की प्राप्ति, जो कि खाद एक मतलब कि कुछ हद तक अच्छा करता है उसे। मिट्टी में पानी जब हम डालेंगे तो अच्छे से ये होगा, यूज होगा। ओके, जबकि उर्वरक है, इसमें आप कितना हो उर्वरक डाल दे लेकिन मिट्टी को इससे फायदा नहीं है। बस किसान को फायदा है क्योंकि उन्हें अच्छे फसल मिल रहे हैं इसके। ओके, अच्छे फसल मिल रहा है तो इसलिए उर्वरक का यूज किसान अधिक करते हैं। लेकिन खाद से कम मिलता है, लेकिन ये मिट्टी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर आप देखे होंगे कि जो साइंस की हेल्प से जो किसानी करता है वो उर्वरक का यूज नहीं करता है, वो खाद का यूज करते हैं, यानी कि कंपोस्ट का यूज करते हैं एंड फर्टिलाइजर का नहीं। लेकिन बहुत सारे किसान फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ताकि वो अच्छे उपज कर सके एंड अच्छे दाम में उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सके। ओके, तो ये रहे कुछ। फोर्थ है सिंचाई, यानी इरिगेशन। ये क्या है? हमने खेतों में पानी जब हम डालते हैं, पौधे कुछ बड़े होते हैं, उसमें पानी की आवश्यकता होती है। जब हम पानी डालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? सिंचाई करते हैं, यानी कि जल देते हैं, तो उसे सिंचाई कहते हैं। अब इसके तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट, परंपरा की बात करें तो ये आपने कुआं देखा, ये कुछ आप नदी तालाब, ये सारी चीज़ें हैं। एंड अब हम बात करें कि जो आधुनिक मेथड है, यानी मॉडर्न मेथड, वो स्प्रिंकलर, फिर ड्रिप, ये दोनों। देखो, कुआं या जो नदी तालाब, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे भले ही पानी अधिक यूजेज होती है। ओके, जबकि
स्प्रिंकलर हो गई और ड्रिप हो गई, ये दोनों से पानी की भी बचत होती है एंड पौधों को उनके हिसाब से पानी यानी कि जल की पूर्ति हो जाती है। इसलिए अभी आज के आधुनिक ज़माने में यानी कि मॉडर्न में हम लोग ड्रिप का और स्प्रिंकलर का ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। भले ही गांव में अभी कुएं तालाब ये सारी चीज़ों का यूज हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह ये ड्रिप और स्प्रिंकलर का यूज हो रहा है। ओके, तो ये आप समझ गए। ओके, फिफ्थ है वीड कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण। देखो, अगर आप सुने होंगे कि जब एक पौधा है कि एक पौधा जो है वो उतना ही जब इसमें जल देंगे, पानी देंगे या कोई भी खाद्य पदार्थ डालेंगे, ये पौधा उतना ही लेगा। घास में भी डालेंगे तो सेम वो भी उतना ही सींच लेगा। तो देखो, जो फसल होती है, फसल के पौधे वो हमारे लिए यूज होती है। जो खरपतवार है उसका यूज होता है नहीं, इसलिए इसको हटाया जाता है। क्योंकि जब इसका यूज नहीं है, इसका जो ये फसल के बदले ये जो खरपतवार है ये उतना ही जब ले रहा है, जल में हिस्सेदारी ले रहा है, फिर से साथ ही साथ हर चीज में, धूप की रोशनी, ये सारी चीजें में जब सेम हिस्सा ले रहा है एंड इसका यूज नहीं है, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए कि जितना इसको और अधिक मिले तो ये अच्छा उपज करेगा। इसलिए हम लोग खरपतवार को हटाते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए 2,4-D का यूज होता है। 2,4-D एक रासायनिक है। ओके, रासायनिक है जिसको एक छिड़काव किया जाता है। ओके, छिड़काव किया जाता है, एक केमिकल है। ओके, 2,4-D तो आपने सुना होगा कि खेत में बोलते हैं कि 2,4-D लाने जाना है, रासायनिक लाने जाना है। ओके, कुछ इस प्रकार की बोतल या पैकेट में, बोतल में मिलता है, बोतल में। ओके, एंड देखो, जो मेथड है हटाने का, ये खरपतवार वीड कंट्रोल, वो एक ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से ज़्यादातर यूज होता है। ट्रेडिशनल मेथड, साथ ही साथ यहाँ पे जो होए है, होए ये होए से होता है। ओके, ये होए से होता है, इतना आप समझ गए। अब 6 है कि कटाई यानी हार्वेस्टिंग। जब आपने फसल उगा लिया, अच्छे से कटाई, जब आपने फसल उगा लिया, वीड पे नियंत्रण कर लिया, ये सारी चीज़ें कर लिए, मिट्टी को तैयार कर लिया, सिंचाई भी कर लिए, इरिगेशन, तो अब हम कटाई पे आते हैं। यानी कि हम फसल हो गए, अब उसको काट लेते हैं हम। ओके, तो एक ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई, ये एक न्यू मेथड हो गई जो मॉडर्न मेथड में आती है। देखो, ये जो हाथ से काटा जाता है, ओके, हाथ से, एंड ये हो गया हार्वेस्टर, ये हार्वेस्टर मशीन है, इससे भी काटा जाता है। अब अभी हाथ से बहुत सारे जगह काटे जाते हैं। अभी भी आप गांव में होंगे तो हाथ से काटा जाता है, एंड आप शहर से हो, वहाँ पे अगर कहीं खेती वगैरह होती है, अच्छी उपज होती है, तो हार्वेस्टर से काटा जाता है धान। ओके, धान, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, इतना समझ गए। फिर बारी आती है भंडारण यानी स्टोरेज। देखो, जो है भंडारण, आपने ऐसा बहुत सारे जगह देखा होगा कि हाँ, इसमें ले जाकर मुझे धान, गेहूं या कोई भी चीज़ देना है। ये क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे किसान अपने फसलों को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे कैसे अब सुरक्षित होगा? यहाँ पे बहुत जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, उनको हटाया जाता है, उनको कम रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रखा जाता है। जहाँ कम उपज होती है वहाँ ऐसे ड्रम में आपने देखा होगा गेहूं रखते हुए, धान रखते हुए, या कुछ ऐसे जो रखते हुए आपने देखा होगा। अभी जो बड़े स्तर पे, जो लार्ज स्केल पे जो अभी भंडार किया जाता है, वो साइलो एंड अनाज भंडार गृह आपके गांव में अगर होंगे, वहाँ पे भी एक भंडार घर होगा, शहर में भी है, हर जगह ये एक भंडार गृह बनाया जाता है, यानी कि स्टोरेज हाउस, जहाँ पे अपना किसान अपना धान, गेहूं, फसल यानी जो भी वो रख सकता है। ओके, जो सरकार खुद बनवाती है फ्री में। ओके, बहुत सारे जगह अपने अपने घर में ये आपने ड्रम देखा होगा, ड्रम में रखे जाते हैं। ओके, ब्लू ड्रम, तो इसमें रखा जाता है। ओके, ये कुछ हो गई। एंड अब ये आपका रैपिड रिवीजन था, जो कि हमने बहुत ही कम टाइम में, यानी कि 19 से 20 मिनट के अंदर हमने इसे ख़त्म कर दिया चैप्टर। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर हमने 19 से 20 मिनट,
यानी 19 to 20 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया, जो इसमें हमने फसल के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फिर उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस, इसके में सोइंग, ओके, सोइल प्रिपरेशन, फिर सोइंग, फिर उसके बाद हमने सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन, एंड उसके बाद हमने वीड कंट्रोल, फिर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इतने थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एंड ये जो चैप्टर था ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें हर साल आप इसमें क्वेश्चंस आती है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। एंड देखो, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्या हम जब ये फसल उगाते हैं, क्या हमें पौधों से ही खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है? तो नहीं, हमें साथ ही साथ हमें बहुत सारे जानवरों से भी मिलता है, जानवरों से भी यानी एनिमल से भी मिलता है हमें भोजन। इसलिए हमें साथ ही साथ फसल के साथ साथ एनिमल्स की भी देख रेख करनी होती है। इसलिए आप एनिमल्स को देखो तो अच्छे से, जैसे अब एनिमल्स में क्या क्या मिलता है, जैसे अगर आप मुर्गी देखे हो, हैन, उनसे क्या क्या मिलता है? उनसे मिलता है एग जिसे आप खाते हो, फिर उसके बाद मीट यानी मीट ये मिलती है, फिर जो आप गोट यानी बकरी, ये सारी चीज़ें देखे होंगे तो उनसे भी मांस, दूध, ये सारी चीज़ें मिलती है। काऊ जो काऊ है उससे भी क्या मिलती है? काऊ से भी दूध मिलती है, मिल्क। एंड मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे घी, पनीर, ये सारी बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। इसलिए आपको साथ साथ फसल के साथ साथ जानवरों की भी रक्षा करनी होगी। ओके, तो ये आपको रैपिड रिवीजन क्लास कैसा लगा आप कमेंट में बताना। एंड आप चाहते हो कि नेक्स्ट हर चैप्टर साइंस का ऐसे ही हम लोग रिवीजन भी कराएं तो कमेंट में बताना। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।